अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज तमाम तर जो मेरे हमवतन हैं उनको पाकिस्तान का 79वां यानी कि 79th इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हों, पाकिस्तान से बाहर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों, अल्लाह पाक उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को हमेशा कायम व दायम रखे। क्योंकि आजकल का माहौल कुछ पाकिस्तान में ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ ख़बरें सामने ऐसी आ जाती है जिससे दिल खफा हो जाता है और कभी कभी कुछ ऐसे मायूसी के बादल भी आ जाते हैं। लेकिन फिर हमारी यही नौजवान नस्ल अपने ही हकूक़ के लिए फ़ाइट करते हुए, अपने ही आँखों में उम्मीदों की किरण लेते हुए जब ये बाहर आते हैं और ये बताते हैं कि नहीं, यही हमारा फ्यूचर है और यही इंशाल्लाह बेहतर वक्त भी पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर तो पाकिस्तान बहुत नेक नामी जो कमा रहा है, लेकिन अंदरूनी मामलात कुछ ऐसे कि जिस पर दिल, आपको पता है, थक जाता है। अभी ईज़ल का वाक़या आपके सामने है। मीर रज़ा के घर वाले अभी भी उसके लिए, जस्टिस के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे को गए हुए दुनिया से 16 दिन हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सी खबरें सामने आती, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल कितनी पम्प्ड अप है और वो कहती है कि नहीं, इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों को बेहतर करेंगे और हम ही हैं जो एक अच्छे तरीके से मुल्क में तब्दीली भी लेकर आएंगे। तो जनाब, आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन नौजवानों से जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये वो उम्मीद की किरणें हैं जिनका हमसे, मतलब हमारे सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमारे आगे छोटी छोटी, जो हमारी आगे जेन ज़ी तो है ही हमारे साथ, लेकिन जो हमारी जेन अल्फ़ा, जेन बीटा जो भी आ रही है, वो उनको देखे और उनको पता चले कि हाँ भी, कि हमारे बड़े कितना अच्छा करें, क्योंकि ये उनके लिए बड़े होंगे ना। तो जब ये बड़े इतनी अच्छी एग्जाम्पल सेट करें तो सोचिए वो बच्चे कितनी अच्छी आगे जाके एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो इन्हीं ज़बरदस्त जो हमारी नौजवान नस्ल से मैं आपकी मुलाकात आज के शो में करवाऊंगी, इनको सेलिब्रेट करूँगी आप लोगों के साथ। एंड आई एम स्माइलिंग ईयर टू ईयर, क्योंकि ये तमाम तर प्यारे लोग आज मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है मरियम सिद्दीक, यंगेस्ट स्टूडेंट टू पास ऑल 17 एग्जाम, ACCA एग्जाम्स। मतलब सोचें, ACCA 15 साल की उम्र में करना, ये कोई आम बात नहीं। मैं इनसे पूछूंगी कि इन्होंने क्या किया और इनकी अम्मी ने क्या, कितने बादाम इनको खिलाएंगे कि माशाल्लाह इनका दिमाग इतना तेज़ है। मेरे साथ मौजूद है अलीशा फराज, जो कि यंग ऑथर हैं द क्रॉसिंग की। नवीन मलिक हैं जनाब, डिज़ाइनर, वो हमें ज्वाइन करेंगी भी। आगा कलीम हमारे साथ बॉक्सर, और आगा कलीम आपको याद होगा मई में हमारे पास जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि भाई इनकी अब अगली जो अब इंशाल्लाह फ़ाइट है वो बाकू में होने जा रही। तो हमने इनको उसी वक्त कहा था, हमने कहा भाई इंशाल्लाह हमें पता है तुम जा रहे हो, जीत कर आओगे। लेकिन जीते तो ये सही, लेकिन जो नॉकडाउन किया ना, वो सामने हमारे भारतीय रीफ को किया, तो उसका मज़ा भी बड़ा हमें आया है। फातिमा ज़हरा भी हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि हमारे साथ यंग बॉक्सर है। और जनाब हमारे साथ डॉक्टर निदा रिजवी भी हैं और ये भी यंग ऑथर भी हैं। इन्होंने काफ़ी 22 ऑलमोस्ट रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं और ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। आप तमाम तो लोग अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और सबसे पहले तो मुझे मालूम है आप सबको क्यूरियोसिटी हो रही है, जिस वक्त अम्मा मुझे देख रही होंगी वो तो उन्होंने टारगेट कर लिया हुआ इसको। उन्होंने कहा कैसे 15 साल की उम्र में ACCA करना, ये कैसे किया, ये मुझे बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे स्टार्टिंग ग्रेड 6 तक मैं एज यूजुअल स्टूडेंट्स की तरह स्कूल में स्कूलिंग ले रही थी। आफ्टर डेट मैंने अपने O लेवल्स के एग्जाम प्राइवेटली अपेयर किए इंस्टेड ऑफ ग्रेड 7 और 8, क्योंकि मुझे पहले बताओ, लेकिन जब प्राइवेटली अपेयर किया तो तुम्हें ये नहीं होता था कि जो मेरे सारे क्लास वाले वो तो नॉर्मल पढ़े अपनी, और मैं जो है वो ज़्यादा, मुझे गिफ्टेड जैसे सेक्शन में बाहर भी आपको डाल देते हैं अगर आप अच्छे लाइक हो, तो ये फील नहीं किया कि मैं तो अपने फ्रेंड से दूर हो गई? एक्चुअली जो मेरे एल्डर सिबलिंग्स थे उनका और मेरा काफ़ी ज़्यादा एज गैप था, लाइक 6 to 8 years। सो जब मैं ग्रेड 6 में थी उनकी ACCA CA इस तरह की फील्ड स्टार्ट हो गई थी। सो बस मुझे भी इंटरेस्ट था कि बस मुझे कोई फास्ट रूट लेना है जिससे मैं बस जल्दी जल्दी अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं। सो दैट वाज योर आइडिया या अम्मा अब्बा का आइडिया था कि थोड़ा से लाइक क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि O लेवल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप पहले अपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बार वो सब गो थ्रू हुआ था प्रोसेस, सो मुझे आइडिया था कि O लेवल्स के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लाइक एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और ये भी जरूरी नहीं होता कि आप स्कूल के थ्रू पेपर्स अपेयर करें। आप डायरेक्टली भी, अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, सो आप पेपर्स अपेयर कर सकते हैं। एंड सो इसमें मैंने अपने 3 years सेव कर लिए थे। आफ्टर जब मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया, देन आई स्टार्टेड ACCA। मैंने A लेवल्स नहीं किया, सो उधर भी मेरे 2 years सेव हो गए। सो फॉर स्टूडेंट्स जो A लेवल्स के एंटर नहीं करते एंड डायरेक्ट ACCA स्टार्ट करते हैं, उनको 4 एक्स्ट्रा फाउंडेशन पेपर्स देने होते हैं। अच्छा। और वो नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट भी 3 to 4 months में क्लियर कर सकते हैं। अच्छा। सो अब A लेवल्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 years होता है, और इन 4 पेपर्स का 3 to 4 months। सो अब काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। इतना टाइम क्यों बचा ली, मुझे बताओ पहले, इतना टाइम बचा ली? बस जब मैंने अपनी
जर्नी स्टार्ट की थी जब से जब मैंने अपना एसी से स्टार्ट किया था, एक भी पेपर अपेयर नहीं किया था, उसी वक्त मैंने सोचा था कि मुझे यंगेस्ट एसीसी इन द वर्ल्ड बनना है। Wow. एंड मैं देखती रहती थी कि अभी करंटली रिकॉर्ड किसके पास है। किसके पास था वैसे? जो लास्ट रिकॉर्ड था वो लक्ष्य मरान, एक इंडिया का स्टूडेंट था, जिनकी एज थी 16 ईयर्स एंड 170 डेज। ये चीज, हाँ, जबरदस्त। एंड जो स्टार्टिंग के 7 फाउंडेशन पेपर्स है एसीसी के, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स या 1 ईयर लेता है अटेम्प्ट करने में, बट मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह 45 डेज के अंदर अटेम्प्ट किए थे। वाओ। एंड उसके साथ साथ मैंने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से अप्लाइड अकाउंटिंग की बैचलर्स भी किया हुआ है। इतना जल्दी सिर्फ तुम बोल नहीं लेती, तुम इतनी चीजें कर भी लेती हो। कैसे मरियम, ये कैसे, मुझे बताओ कैसे किया? मतलब कहीं तुम्हें ये नहीं फील होता था मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ और अभी तो मेरी जो एज है वो थोड़ा सा बताइए कि मैं दोस्तों के साथ बाहर भी जाऊँ, मैं खेलूँ कूदूँ भी? तुमने कहा नहीं, मैंने सिर्फ ये पढ़ना है, क्योंकि एसीसी का मैं आपको बताऊं बिल्कुल आसान चीज नहीं है। अगर आपको लगा, 15 साल की बच्ची अगर ये जो 17 पेपर जिस तरीके से क्लियर कर दे, किसी एक पेपर में नहीं फंसी, 1 को मैं सब करती रही हूँ। नहीं, एक बार जो मेरे एसीसी के प्रोफेशनल पेपर्स थे एसबीआर एंड एसबीएल, उसमें एक बार मेरा सेटबैक फेस हुआ था। एक्चुअली उसमें हमारे फैमिली फंक्शंस भी थे, तो थोड़ा सा उसमें माइंड डिस्टर्ब हुआ था, सो इस वजह से उसमें सेटबैक फेस हुआ। बट वो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में री अटेम्प्ट किए थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गए थे माशाल्लाह। मैं तो मुझे जब ये मुझसे बात करें तो मुझे मेरे छोटे भाई पे गुस्सा चढ़ा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि वो जिन पेपर में अगर रुका तो वो क्यों रुका है जब मरियम कर सकती है 15 साल की उम्र में। सो मरियम मुझे बताओ मेरी जान, आगे अब क्या टारगेट है भाई? 15 साल में एसीसी कर लिया, आगे क्या सोचा है, क्या करना है? अब मैं यंगेस्ट एसीसी एफिलिएट तो बन गए, अब मेरा नेक्स्ट गोल है कि मुझे यंगेस्ट चार्टर होल्डर बनना है थ्रू परस्यूइंग माय सीएफए क्वालिफिकेशन। एंड इसके अलावा मुझे पाकिस्तान की जो यूथ है उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, बस उनको अपॉर्चुनिटी वो देख रहे हैं लोग, आपकी सूरत में देख रहे हैं, आप तो ना ही बताएं कि टैलेंट। तो मुझे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि वो खुद करे, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सत्य, मुझे ये बताओ कि वैसे आप कैसे 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करती हो? 14 अगस्त में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, क्योंकि हम लोग एक फैमिली ऑन बिजनेस भी रन करते हैं, स्कूल है किड्स वर्ल्ड स्कूल सिस्टम। सो उसमें कल ही पूरी सेलिब्रेशन हुई थी, केक कटिंग सेरेमनी, फिर हमने पूरे स्कूल को डेकोरेट किया था एंड बहुत ज़्यादा अलग ही इंजॉयमेंट का वो होता है। और मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम जिंदगी की बाकी चीज़ें एंजॉय करती हो, फंक्शन दोस्तों वगैरह साथ जाती हो, क्योंकि इतना माशाल्लाह से पढ़ रही हो और अल्लाह तुम्हें आगे और बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, जो स्पीच, डिबेट्स, डेक्लेमेशन, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हूँ एंड पोजीशन भी सिक्योर करती हूँ। इसके अलावा मैं टीचिंग भी करती हूँ। टीचिंग भी करती हूँ? यस। मैंने क्या किया, मैं इतना पढ़ के हम सिर्फ शो ही कर रहे हैं, चले कोई बात नहीं, बच्चे मुझे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं, बट आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू माशाल्लाह। अच्छा, टीचिंग में क्या पढ़ा रही, यही पढ़ा रही हो? टीचिंग में एक मैं ऑलवेज अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, इसके साथ साथ मैंने एक एक्स्ट्रा करिकुलर का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, एबाकस, अलोहा बेस्ड मैथमेटिक्स। सो वो एक होता है कि वो स्टूडेंट को ह्यूमन कैलकुलेटर बना देता है, सो मैं वो वाला कोर्स भी टीच करती हूँ स्कूल में। मुझे बता दो अपनी अकेडमी का नाम, मैं अपना बच्चा हर बार भेजूंगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और ये देखें, ये जो मेरे साथ यहाँ पे लोग बैठे हैं, यकीन माने बाजे नहीं बजाते, तभी देखिए कितने आगे चले गए हैं। तो आप लोग जो मैं देख रहे हैं, मैं कल से कह रही हूँ कि भाई जैसे 14 अगस्त आएगी तो मैं देखना चाहती हूँ वो लोग, वो यंग बच्चे जिन्होंने बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए किया है। लेकिन हमारे सामने मीम्स आ रही है ना, वो बड़ी फनी किस्म की मीम्स आती है। तो भाई मीम से ज़्यादा हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। और जो अलीशा फराज है, अलीशा ने बहुत कम उम्र में बुक लिखी अपनी फैमिली के माइग्रेशन के हवाले से। तो अलीशा प्लीज़ हमें बुक के हवाले से बताओ, what inspired you to write this book? What inspired me, वो तो मेरी बुक है पार्टीशन के ऊपर, पार्टीशन ऑफ 1947। तो मेरी फैमिली की स्टोरी है जो मद्रास से माइग्रेट किया था उन्हें चिन्योट तक। तो उनकी जर्नी के ऊपर है कि वो कैसे पहुँचे मद्रास और जो उन्हें ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं। तो जो मुझे इंस्पायर किया था, बिकॉज जब बचपन में मैं सुनती थी कहानियाँ कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पर यूजुअली हम लोग इतना ये नहीं सुनते थे कि जो ह्यूमन लाइफ जिन्हें विटनेस किया है वो कैसे पहुँचे यहाँ पे। तो उस वजह से मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मैं लोगों की स्टोरी सुनने की और हर चीज़, तो उधर से ही मैंने। आपने बराह रास्त कैसे सुनी? जैसे मैं तो आपसे काफ़ी बड़ी हूँ, तो जैसे अगर मैंने अपने घर में जो पार्टीशन की स्टोरी, जैसे मेरे दादा, क्योंकि ये लोग भी पंजाब, इंडियन पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब आए, तो ये जो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जो ये पंजाब की जो माइग्रेशन थी ना, जो पंजाब, ये बहुत खूनी माइग्रेशन थी। तो तभी एक नस्ल जो थी, जो ख़वातीन की आप देखें जो इस वक्त माइग्रेट करके आई थी, उनके अंदर एक ट्रॉमा था, जो कुछ वो देख कर आए थे। ना सिर्फ उन ख़वातीन में, उन लोगों में ट्रॉमा था, वो समहाउ वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं नस्ल भी लोगों के अंदर आया। अब जैसे आपने चिन्योट के वाले से बात की, सो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो लोग पहुँचे, जो ट्रेन वहाँ पे आके रुकी है, तो उस ट्रेन ने बहुत कुछ, लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कटे
बेटे लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। सो आई एम श्योर, तो आपको बराह रास्त मतलब डायरेक्ट आपको किसने बताया? आपको आपके फादर ने बताई, आपको आपके दादा किसी ने बताया? ये बताया। मेरी नाना ने बताया था। तो जब मैं बड़ी हुई थी तो मेरे नाना के जो पेरेंट्स थे तो वो काफ़ी स्टोरीज हमारे को बताते थे, वही लाहौर की कहानियाँ, और जैसे लोग गायब हो जाते थे ट्रेन्स पे, तो वो सारी डिटेल्स मैंने अपनी बुक में लिखी हुई हैं कि जैसे मतलब ऐसे ऑल वो एक रोजेज एंड रेनबोज नहीं था कि बस एक जगह से एक जगह पहुंच गए हो, आपका घर चला गया, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चली गई है, तो उसके ऊपर था। स्पेशली मैंने लाहौर पे एम्फेसिस किया था कि लाहौर में जगह ही नहीं थी, स्पेशली जो ट्रेन में वायलेंस था, बट लाइक इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया था, तो इसलिए लाहौर से वो लोग चिन्योट पहुँचे एक छोटा सा गाँव में, और उन्होंने अपना काम कैसे उधर से शुरू किया और एक पूरी नई ज़िंदगी वापस अपने लिए बनाई। अच्छा, जब आप ये सब सुनती थी तो ये आपके लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग था, मुझे बताओ? क्योंकि देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें। देखिए आज हम सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुर्बानियाँ जो उस वक्त हमारे बड़े बुजुर्गों ने दी है ना, आप उनको बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि उसी वजह से मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी हैं। सो आपके लिए अपना जब सुनते थे तो कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता था? बहुत ज़्यादा, स्पेशली आई थिंक दिस अगस्त 14 मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज अब मेरी नॉलेज इतनी मैं लाइक डिफरेंट हो गई है, स्पेशली जब मैं पर्पस कहते हैं ना, सही मिल गया आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ें फेस की हैं। बट स्पेशली जब मैं स्टोरी लिख रही थी, जब फिर मुझे एक रियलाइजेशन आई थी कि ऑफ कोर्स वो मेरे बड़े हैं जिन्हें देखा है, बट वो भी छोटे थे, और वो तो मेरे से भी छोटे थे जब उन्हें पार्टीशन देखी थी। सो हाउ मैंने अपनी कहानी के लेंस ना थ्रू स्मॉल किड्स किया है, लाइक हु वाज वन, एक 8 साल का थे तारिक, और मैंने अपनी नानी का नाम लिखा यास्मीन, वो 13 साल की थी। तो उनके लेंस से कि बच्चों ने कैसे पार्टीशन देखा और फिर आगे से उनकी जनरेशन्स में कैसे असर आया है। ओह that's beautiful. So मुझे ये बताओ, फिर आपने जो अपनी बुक जब लॉन्च की तो आपने फिर कितने ऐसे में अपनी बुक ये कंप्लीट की, और फिर आपने कब लॉन्च किया है? तो मुझे ऐसे एक साल एक लगा था कि मैं रिसर्च करी थी, मैं लोगों से पूछ रही थी, बिकॉज मेरा दिल था कि फुली एक्यूरेट हो, और मैं कोई ऑफ कोर्स एक बायस तो होगा, मैं पाकिस्तानी हूँ तो, बट मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं किसी के अगेंस्ट बात करूँ, तो उसमें भी बहुत टाइम लगा था। बट फिर जनवरी में मैंने अपनी बुक लॉन्च की। और मुझे बताओ कितना ये घर वाले कितना खुश थे इस बात पे, और किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरे अब्बू ने, वो मुझे हर चीज़ में जब मैं उनको बोलती हूँ कि लाइक मैंने कुछ करना है, वो कुछ भी नहीं बोलते, बस अपना हेड नॉड करते हैं कि ये कर लेगी। तो आई थिंक मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली, मेरे नाना नानी, दादा दादी, वो बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक मेरी पूरी फैमिली, स्पेशली मैंने अभी अपना बुक लॉन्च किया था, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो उधर मुझे लगा था कि कोई भी नहीं आएगा, बट मेरे नाना अपने सारे दोस्तों को लाए, बिल्कुल फुल क्राउड था, तो उधर मुझे इतना हिट हुआ था कि लाइक अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। इसको आगे सोचा कि इसको इंटरनेशनल लेवल तक इसको कैसे लेके जाओगी अपनी बुक को, या फिर आगे सोचा कि कोई ऐसा कोई प्ले, कोई एडाप्टेशन अगर इसकी बन जाए तो? मैं बहुत सोच रही हूँ, स्पेशली बिकॉज आई नो कि अब इतने लोग बुक्स पढ़ते ही नहीं है। मेरा बहुत दिल है कि एटलीस्ट ये कोई ड्रामा में बने या कोई मूवी में बन जाए, कि अटेंशन स्पैन भी लोगों की इतनी वीक हो गई है कि इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ जो पार्टीशन की जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो ऐसे हैं कि आज भी, अब तो खैर मेरी अपनी फैमिली में कोई यूँ नहीं रहा कि जिसने डायरेक्ट पार्टीशन देखी, उनकी सबकी डेथ होगी में, लेकिन जब ये सब हयात है, नहीं कि जब ये ज़िंदा थे, तो मेरे दादा भी बहुत छोटे थे जब मैंने माइग्रेट किया था, तो वो जब स्टोरीज एक एक बताते थे ना, तो आप हिलते नहीं थे। हम बच्चे, मतलब हम बच्चे जो एक जगह टिक के नहीं बैठते थे, और वो जो वो बातें बता रहे होते थे कि जो कि हमने ना खून ना शोर से कोई चीज़ सुनी नहीं थी, लेकिन बहुत एक ग्रिप थी उसमें ना, क्योंकि उनका गम था, और फिर हम वो सुन रहे थे उतनी मोहब्बत के साथ। और वो एक क्या कह सकते हैं कि ऐसे एक जैसे आपके दिल को पता था कि इन्होंने हम पे एहसान किया, हमारे बड़ों ने ना। तो आई बिलीव हमारे पास बहुत बहुत स्टोरीज़ हैं जो कि हम आप लोगों के सामने रख सकते हैं, और हम फिल्म की सूरत में, ड्रामास की सूरत में, एंड आई एम श्योर कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा। सो इसके बारे में भी अब आप मेरा स्क्रीन पे ज़रूर लिखना है। अच्छा जी, मैं ज़रा डॉक्टर साहिबा आगा साहब के पास मैं आऊँगी। डॉक्टर साहिबा, मैं ज़रा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपको किसने इतना इंस्पायर किया कि आप भी ऑथर हैं माशाल्लाह से, आपने 22 रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, और वो भी इतनी यंग एज में। तो बेसिकली मेरी जो फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। वो मुझे हमेशा कहते थे कि आपको ऑथर बनना है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट तो सब होते हैं कि आप एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पर आपकी जो एविडेंस बेस होती है ना, कि आप रिसर्च करते हैं, तो वो आपको दूसरे से डिफ़र करती है। तो इसी चीज़ ने मुझे आगे पहुँचाया कि मुझे इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड भी मिला,
मैंने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में भी लिखा, तो मैं हमेशा चाहती थी अपनी फील्ड में कुछ डिफरेंस करना है, और वो डिफरेंस ही मुझे आगे लेके आया। और वो जो डिफरेंट आपने किया, आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा जिसने आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया हो? बेसिकली एक तो मेरे पेरेंट्स की दुआएं, मेरे पेशेंट्स की दुआएं, उसके अलावा जो है मुझे लगता है मैं इनोवेशन लेके आई हूँ। अगर हम कितने अरसे से प्रैक्टिस करी, मुझे ये तो पहले बताओ। अच्छा, वो भी खुश हो रहे कि बॉक्सर साथ बैठे हुए थे, सब फिजियोथेरेपिस्ट, खुदा ना खासा इंजरी बेसिकली मुझे 4 इयर्स हो गए, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी अपनी फील्ड में कुछ इनोवेशन लानी है। फिजियोथेरेपिस्ट तो सब होते हैं, हम एक्सरसाइज भी कराते हैं, पेशेंट से भी डील करते हैं। तो जब मैं रिसर्च करती रही, शुरू में बहुत मुश्किलें होती थी मुझे, नो डाउट, लेकिन फिर अब ऐसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं 2 दिन में भी रिसर्च पेपर लिख लेती हूँ। अब मुझे न्यूज़पेपर में लिखना होता है, मैं जल्दी से 1 घंटे में कॉलम लिख लेती हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको टाइम के साथ आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी फील्ड में और अपनी लाइफ में कुछ इनोवेशंस लाएंगे तो वो आपके लिए बिग डिफरेंस कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, और अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है, तो अभी तो आपने शुरू किया, तो आगे जाके मुझे बताएं फिर आपका बाकू भी जाना हुआ, आपने वहाँ पे भी जाके आपको अवार्ड मिला, उस हवाले से तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल ड्रीम का मूवमेंट था, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे अवार्ड मिलेगा। जब आप एक जगह होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग होते हैं, कि अमेरिका से भी लोग हैं, यूके से भी हैं, इंडिया है, यूएई है, और पाकिस्तान से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और मेरा अचानक से नाम अनाउंस होता है कि निदा रिजवी इज़ द विनर ऑफ इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड, तो वो मेरे लिए एक बिग अचीवमेंट थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिकली वुमेन हेल्थ के टॉपिक पे काम किया था। मैंने रिसर्च पेपर वहाँ प्रेजेंट किया था, तो मुख्तलिफ लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छी चीज़ लगी ना, जो इकोवा के डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान की एक डेलीगेट हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी और मुझे अवार्ड मिला। तो मेरे लिए मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसके एंड रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। बिल्कुल, स्पेसिफिकली क्योंकि जो आपके साथ जो हमारे बॉक्सर भी बैठे हुए ना, तो ये भी जब जाते हैं, ऑफ कोर्स जब मुकाबला होता है, जब ये फिर जीतते हैं, जो पाकिस्तान का झंडा जो आप जिसमें खुद को आप समेट लेते हैं, जिससे आप अपने आप को से कवर कर लेते हैं, तो वो एक मोमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि जब आप बाहर किसी गेम में जब आप जीते हो, जब पाकिस्तान का झंडा, जब पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम जब लगाया जाता है, तो लिटरली मतलब एक तो वो लोग वहाँ जो फील्ड में मौजूद थे वो फील कर रहे होते हैं, और एक हम लोग जो टेलीविजन के इस पार बैठे होते हैं हम लोग फील कर रहे होते हैं। मैं ज़रा आगा कलीम से बात भी करूँगी, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से पहले मैं मरियम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अपनी अम्मा से कहना आपकी नज़र ज़रूर उताएं, और साथ में मैं आपसे आज कुछ टिप्स भी लिखवा लूँगी ब्रेक में, ठीक है? मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हमारे नए गेस्ट भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे कि आने वाला हर साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुबारक हो, और बहुत सारी खुशियां हम पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह पाक लेकर आए। मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं आगा कलीम, और साथ में लाहौर में मुझे ज्वाइन कर रही हैं तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा, जो ताइक्वांडो प्लेयर्स हैं, और दोनों ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं अभी आइकॉन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, तो उनको भी इससे भी बात करेंगे। आप तीनों को मैं कहती हूँ शो में खुश आमदीद एक बार फिर से। और मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने जो ये फाइट लड़ी है, ये आपकी बाकी फाइट से कितनी डिफरेंट थी? देखिए, जब मैं आपके पास आया था शो में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि इंशाल्लाह जब हम जाएंगे ना, तो हम धूल चटाएंगे इनको, क्योंकि इनके लिए जब जितनी मेहनत हम करते हैं ना, आपकी मैं कहता हूँ किसी की सोच में नहीं, सुबह भी हम ट्रेनिंग करते हैं, दोपहर में भी, शाम में भी, दिमाग में सिर्फ एक गोल होता है, अगर आप इनसे हार गए ना, इंडिया से हार गए, तो फिर आपने पाकिस्तान में शो पे शक्ल नहीं दिखा सकते हो, तो फिर आपको किसी ने छोड़ना नहीं कि आप इंडिया से हार गए, और तो छोड़े इंडिया से हार गए। काश हमारे क्रिकेटर्स भी सोचते तो वैसे। मतलब वो फिर हमें बहुत डीमोटिवेशन मिलती है उस तरफ से। तो इस चीज़ के लिए हमने ये सोचा होता है कि हमें आखिर हद तक जाना है और इनको बीट करना है। तो जब आपके साथ ये आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तमाम आप ट्रेनिंग आप करते हो, तो उसके फिर बाद ये होता है कि आप उनको इजीली बीट कर सकते हो। और फिर वेट का भी फर्क होता है कि जब मेरा वेट 56 था तो मैं 50 पे आया, तो इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि मुझे पता था जब मैं वेट 50 पे आऊँगा तो नेक्स्ट डे दोबारा मेरा 4 से 5 kg अप हो जाएगा और मैं इसको इजीली बीट करता हूँ। तो हमारे ये पूरी हमने प्लानिंग की होती है फाइट के लिए। अच्छा, वेट की भी पूरी गेम होती है? पूरा गेम होता है। फॉर एग्जांपल उसका वेट वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है 56 में खड़ा हुआ है, 50 में इसका वेट कम है, मगर मैं 56 से 50 पे आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत फायदा है, बहुत बेनिफिट है ना, कि मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, 4-10 दिन खुराक बंद करता हूँ, खाना पीना बंद करता हूँ, क्यों? उस एक मेडल के लिए कि मैं इसको अपने वतन लेकर आऊँ, ये मेरी वतन का इज्जत है। तो उस चीज़ के लिए मैं भाई मेहनत करता हूँ, जद्दोजहद करता हूँ, मैं कई मरतबा बेहोश हो जाता हूँ उसमें, अक्सर हमारा बीपी डाउन हो जाता है, किसी बात भी नहीं कर पाते। तो मकसद क्या होता है? सिर्फ वतन के लिए गोल्ड लाना होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो किक बॉक्सिंग करना, वैसे जब जिम भी कर रहे थे, किक बॉक्सिंग करना इट्स नॉट ईजी, उसमें तो वैसे भी
मतलब कहते हैं ना हार्ट का आपके लेवल जो जिससे हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होते हैं, बहुत तेज होती है, क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल का ये कार्डियो है। तो उसमें अगर आप फाकी जो आप स्पेशली ऐसी डाइट कर रहे थे तो वो कितना मुश्किल होता है आपके लिए फिर प्रैक्टिस के लिए? वो तो मुश्किल है, मगर उसके ऊपर जब आप पैराशूट पहनते हो ना, सुहाना सूट पहनते हो, उसको बंद करते हो बिल्कुल, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हो, आप 5 किलोमीटर रनिंग करते हो, फिर 6 राउंड बैग मारते हो, 6 राउंड स्पैरिंग करते हो, पैडिंग करते हो, उसके बाद आप में कोई एनर्जी नहीं होती, आप गिर जाते हो, मतलब ये लेवल होता है। तो हम 4-5 दिन से गुजारते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करते, ट्रेनिंग करते हैं, आराम सोते हैं। तो जब हम ये वेट करते हैं 6 किलो, फिर हम जाते हैं तो हमें पता होता है कि यार ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एक तो वैसे जज्बा ईमानी दिल में होता है कि इंडिया को तो मारना ही मारना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी, अपने तमाम स्पॉन्सर मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप ही सपोर्ट करें, मेडल लाना मेरा काम है इंशाल्लाह। मैंने किया, परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन का नाम रोशन किया। कितना प्रेशर होता है, क्योंकि मैं अब देख रही हूँ कि आप देखें माशाल्लाह से आगे ये सो यंग, हम देखते हैं क्रिकेट के मैदान में देखते हैं तो वो नजर आ रहे होते हैं, अंडर प्रेशर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन ये आप ऑलरेडी जब हम हमारे पास भी आप यहाँ पर शो में आते हैं ना, तो आप जिस तरह से कह रहे थे कि उनको तो मैं कर वो तो मैं नॉक डाउन कर दूंगा, वो इतना कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था आपका। कॉन्फिडेंस ये कि एक तो हम लोग पहाड़ी इलाके से आते हैं सारे, ठीक है, पहाड़ी इलाके से हमने शुरू से हमने मार ही खाई है, मार खाते खाते बड़े हुए हैं। चाय के होटल में काम किया जब 15 साल पहले आए तो लोगों ने मारा, मजदूरी करवाई, बहुत मेहनत की, मुशक्कत की, तो वो मतलब उस चीज़ से लेकर चाय पीते थे, गरम गरम पानी पीते थे, लाते मारते थे, तो मतलब बड़ी हमने ख्वारी देखी अपनी लाइफ में, बहुत मार खाया है अपने सेठों से, अपने अबू से, सबसे बहुत मार खाया। क्या मकसद क्या है? सिर्फ काम करना, चाय होटल में काम करना। तो उस चीज़ को लेकर जब मैं इस स्पोर्ट की तरफ आया तो मैंने कहा यार ये कुछ भी नहीं मेरे लिए। जब मैंने वो ट्रेनिंग कर ली है तो मेरे लिए ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छी बात पता है क्या आगा, मतलब आपने अपनी जिंदगी जो मुश्किल चीज़ों को भी पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव लेना बिल्कुल। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ, मैं जो मेरा क्रेडिट है मैं अपने अबू को देना चाहता हूँ, किस तरह उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है बेसिक्स देना, तो मार के तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो जो ट्रेनिंग थी मेरी काम आ गई। तो मैं अभी रिसेंटली कोई मैंने एक हफ्ते पहले मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी, मैंने कहा एवरीवन 50 किलो 51 किलो जो भी आना चाहता है इंडिया से, आई एम रेडी फॉर किक बॉक्सिंग, मोई थाई, प्रो मोई थाई, मैं रेडी हूँ ऑलरेडी। एक नेक्स्ट फाइट दो मुझे, मैं को फिर मार के आता हूँ, क्योंकि एक मुझे भरोसा है कि यार मैं कर सकता हूँ। तो मैंने चैलेंज किया। अभी रिसेंटली इंडियन बॉक्सर आया था इंडिया दुबई में, तो कोई पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था, तो उस पर मैंने इसको रिएक्शन दिया कि भाई अगर आपके पास कोई प्लेयर है तो मुझे लोकेशन दे, जहाँ भी आना है मैं आऊँगा इंशाल्लाह खेलने के लिए, मैं रेडी हूँ। तो हम जो कोई हमारे मुल्क के खिलाफ बात करते हैं तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। देखिए 14 अगस्त जो सिर्फ एक दिन मनाने का दिन नहीं है, आप मेरा अकाउंट चेक करोगे, मैं हर दिन 14 का मनाता हूँ। मेरे सीने पे आपको हर दिन पाकिस्तान परचम मिलेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं हमेशा मेरे पास ये पाकिस्तान कलर होता है, मेरे साथ जो मेल्ट होते हैं, मेरे साथ परचम होता है। मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरा मरना जीना पाकिस्तान के नाम है। तो जो जितना भी मुझसे कुछ होता है मैं अपने वतन के लिए करता हूँ। तो वो फाइट विन करने के बाद एक मेरा फेस ऑफ हुआ ना, तो बांदा बाबा मुझे आ रहा है, ब्रो नेक्स्ट आई वांट टू फाइट यू। मैंने कहा ब्रदर यू आर देयर ब्रदर्स, नो प्रॉब्लम, नो आई वांट टू फाइट यू। और ये जो आपसे कह रहे थे आई वांट टू फाइट यू, ये वहाँ के आजरी थे, बोला आई वांट टू फाइट यू। मैंने कहा ब्रदर वी आर जस्ट ब्रदर्स, लीव इट। नो फाइट। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैंने उसके बाद उसने फेस ऑफ किया, तो फेस ऑफ में उसने मुझे पहले से ही ना मेरे पीछे वीडियो बनाए, मीम्स बनाए, मुझे बुरा भला कहा वो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह विल सी यू। वो जब मेरे पास फेस ऑफ में आया तो अक्सर मैं मार ही खाता हूँ, तो उस दिन को मुझे गुस्सा चढ़ गया ज्यादा। मैंने कहा यार ये तो अपना होकर मुझे ना ऐसे उसको मैं पकड़ के नीचे मारा गिराया। उसके बाद जो ना उसने मिलाते मात मारी। वो जब मैंने वीडियो अपलोड की ना, उसके बाद मीडिया पर मुझे पाकिस्तानियों ने खुद अपने इतना ट्रोल किया कि यार मैंने 3 वीडियो अपलोड की, तीनों में एक 2 मिलियन पे गई, एक 3 मिलियन पे गई और एक 7 लाख पे गई। तो उन सब में जो ना नेगेटिव कमेंट्स, तो उनको पता नहीं था ना कि वो आगे पाकिस्तान के बारे में बात क्या कर रहे थे, वरना उन्होंने भी मिल के आगे कूदना था उनको। अच्छा, जब उसी बंदे ने अपने वीडियो अकाउंट से अपलोड की तो सारे उनको सपोर्ट करने वाले मौजूद थे। इसने ये नहीं कहा कि आप यार पाकिस्तान से मोहब्बत कर रही हैं। तो हमें पता है, हम जाते रहते बाकू अजरबैजान में, तो हमें पता है कि वहाँ कितने स्कैमर मौजूद है, कहाँ स्कैमर मौजूद है। मुझे बताओ, जब ये फाइट हुई थी इंडियन फाइटर के साथ, तो ये पहले मतलब क्या लग रहा था कि मुश्किल होगा, क्योंकि हमें तो पता था यहाँ से पंप अप तो गए थे, पता था ये जीत कर आएगा लड़का, इसको पता था। नहीं, जो फाइटर था ना वो इतना कोई यंग लड़का था, कोई इतना खास नहीं था, मेरा एज में मुझसे कम था। जो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार जितना भी ये मुझे मारे एज में मुझसे कम है, उसको तो मैंने मारना ही मारना है। तो फिर वो जो ना मेरे जब आप जाते हो ना रिंग में, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना, कि जितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइटर हो ना, आप इसको बीट करते हो। इससे पहला फाइटर था अजरबैजान का, वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, वो उसने आया, मुझे बहुत हिट किया, बहुत बुरी तरह मारा। मतलब उसको एक मेरा पंच ऐसा लगा जिससे वो गिर के
बेहोश हो गया। मतलब वो मैं कूल डाउन रहना, फाइट करना, सब कुछ ये होता है। पंच कहाँ लगा था उसको? उसको यहाँ लगा जबड़े पे, इसका जबड़ा टूट गया, गिर गया, उधर ही नॉकआउट हो गया। तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस पड़ा हुआ था। फिर उसके पास मेरे सास गए, इनको प्यार किया, उठाया, उठ नहीं रहे थे, फिर वो साइड पे ले गया, पानी पिलाया, फिर उसको हमने दिया, उसको मैंने प्यार मार गया। मैंने कहा बियर ब्रदर्स, ये हो जाता है पाकिस्तान फाइट। ये तो गेम है, मैंने कूटना ही है। मुझे बताएं कि आपको फिर जो अभी जो आपने जब आपने इंडिया को नॉकडाउन किया तो आपको ऐसी कोई इंजरी वगैरह सच तो नहीं इसमें आई? नहीं, इंजरी बिल्कुल नहीं, अगलों को आई हो इंजरी? उसमें कोई 2 राउंड मेरा फाइट हुआ, उसको नॉकआउट मारा, बॉडी शॉट से। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं अपना जो मेरा गेम होता है मैं इसको पूरा रीड करता हूँ कि मैंने क्या करना है, किस तरह खेलना है, काउंटर अटैक पे खेलना है, या मैंने वीडियोस देखते हो उसकी, वो जो जिसके साथ फाइट करने जाते हैं जाके वीडियोस देखते हो? उसकी पूरी वीडियोस वॉच करता हूँ, इसका ये अटैक क्या करता है, इसका सारे फाइटों में क्या अटैक होते हैं, तो उसके तोड़ क्या है, तो उस बेस पर हम उसको 4-5 दिन पर रीड करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम फाइट करते हैं, तो इजीली हमारा इजी हो जाता है। अभी जो मेरा फाइट थाईलैंड मेरी फाइट थी बैंकॉक में, मैंने 4 फाइटें खेली। पहली फाइट मेरी इंडोनेशिया के साथ, इसको मैंने हराया, फिर उसके बाद किर्गिस्तान को मैंने नॉकआउट किया। तीसरी फाइट जो थी मेरी इन उसके साथ थी, अपना न्यूयॉर्क के साथ फाइट थी। तो उसके बाद मेरी फाइट थी, तो वो फाइट में जीता हुआ था। मैंने पूरी फाइट्स को 2 बार काउंटिंग कराया। अच्छा, जब मैंने उसको एल्बो मारा, वो एल्बो उसको बैक साइड पे लगी, जिससे वो ना मतलब वो अनक्वेश्चन हो गया, गिर गया। तो उसके बिहाफ पे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, 2023 का और 2024 का, और 2025 का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो मतलब ये बताना इसलिए लाजमी है कि जो सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी तक बिल्कुल हमें नहीं मिली है। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो पश्चिम के लिए करबला शाइकोट से हैं, और जो हमारे वो वजीर आला हैं, वो जो ना मीर सफदर बुगटी साहब हैं, तो वो बहुत वर्क करते हैं। अच्छा, जो हमारे अपने MP है, वो चाहते ही नहीं कि हम आपको सपोर्ट करें, हालांकि वो मेरा अपना भी लगता है, हमारे अपने अपने फैमिली का लगता है, मतलब वो खुद नहीं चाहता कि यार आप सपोर्ट हो। मैं बोलता हूँ यार आप इतना दिखावा कर रहे हो वहाँ पे, तो ये दिखावा भी करो ना कि हमें जो असल में दिखावा जो पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज, मेरे ख्याल से इसमें तो आप सब लोगों को बड़ा काम करना चाहिए। हमारे पूरे गांव से समझो कि पूरे पश्चिम से एक मैं वाहिद प्लेयर हूँ जिसने पाकिस्तान को 13 टाइम्स रिप्रेजेंट किया पूरे वर्ल्ड में, 13 टाइम्स। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, जहाँ मुझे पाकिस्तान सुपर लीग बुला रही है, मुझे अवार्ड दे रही है, जहाँ पर मुझे अच्छे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं टैपमेंट की तरफ से, सब लोग अवार्ड दे रहे हैं, वहाँ मैं इनको देख रहा हूँ कि इनकी वो अना खत्म क्यों नहीं हो रही। आई होप जनाब के आज यौम पाकिस्तान के दिन वो भी जरा तहिया कर लें कि वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा जरूर करें, और मुल्क के बासियों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुल्क का नाम रोशन करें, उनके लिए कुछ जरूर अच्छा करें, क्योंकि आप उनके लिए अच्छा करेंगे तो वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं ना, जहाँ पे बेचारे नेक नामी कमा रहे हैं। ये प्यारी लड़कियां तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा ताइक्वांडो चैंपियंस मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं आप दोनों ने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, तैयबा और सुंबल? तैयबा आप शुरू कीजिएगा। इंस्पिरेशन जैसे कि आगा ने भी बात की है, हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी का जज्बा स्टार्टिंग से ही होता है, और जो एज एन मुस्लिम हमें ये होती है कि हमने जहाद करनी है, हमने शहीद होना है। तो बचपन से ही ना आर्मी का था कि आर्मी में जाएंगे और शहीद होना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। आर्मी में तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह हम लोग करते रहते थे बचपन से ही। तो जो गेम थी ये कराटे वाली जब ये स्टार्ट हुई, और बचपन से मैं तो ब्रूस ली की वीडियोस देखती थी, किक्स वगैरह मुझे आती थी। जेनेटिकली मदर जो थी वो खेलती थी थोड़ी स्पोर्ट्स वगैरह, और वैसे ही अल्लाह की तरफ से ही कुछ अच्छी थी मेरे अंदर स्किल्स वगैरह, तो बचपन से ही मूवी से देखा और उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। खैर बहुत शरारती थी मैं बहुत ज़्यादा बचपन से। क्या करती तैयबा, मुझे बताएं, ये जो इम्प्लीमेंटेशन आपकी होती थी कहाँ होती थी? स्कूल में, घर में, कहाँ होती थी? एक तो भाई पे होती थी, भाई को बहुत मैंने कुट लगाई हुई है, और सुंबल ने भी बहुत कुट लगाई हुई है भाई को। बड़ा छोटा है। हाँ, भाई मेरा छोटा है मेरे से। तो उसके बाद जो कॉलेज में जाते थे तो लड़कियों को किक्स वगैरह, अपनी फ्रेंड्स वगैरह जाते जाते शरारत में किक वगैरह कर दी। तो जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे पता लगा जी इसकी जो किक कर रही हूँ इसका नाम कराटे है, और ये भी हो रहा है यहाँ पे। तो खैर वो मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट लेते हुए डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया, डिस्ट्रिक्ट पे ब्लैक बेल्ट होल्डर फाइनल में आई है जब, तो मैं तो अब पहले ही हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैं जो पंचेज़ आते हैं वो खेलती हूँ। मेरे उस्ताद थे सर अकरम, जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, फोत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी मेहनत की। सर बशीर भट्ट थे, तो वहाँ से वो लेके गए, और स्टार्टिंग से वही कहानी है मेरी कि घर वाले कहते थे इतनी सूखी सी हो और कैसे खेलोगी, बुखार चढ़ गया, तबीयत नासाज हो जाती थी, आए और वो निढाल होते थे सारा दिन स्पोर्ट्स खेलनी, क्योंकि मुझे कराटे मिल गए कि ये कुछ गेम है, मैंने कराटे से स्टार्टअप ले लिया था।
तो फादर कहते थे कि अभी ना खेलो, लेकिन मेरा जुनून था कि नहीं, मैंने करना है कुछ ना कुछ, ये मेरी गेम अच्छी है और मैंने करना। और हमारी फाइट मसला ये है कि आप दोनों लड़कियां, तो हम लड़कियां तो सिनफे नाजुक जिनको कह रहे थे, तो हमें तो ये होता है कि नहीं भाई लड़की जात है, हाँ, खुदा ना बिल्कुल। खास्ता कोई ऐसी इनको कोई चोट ना लग जाए, ये माँ बाप को मुंह पे कोई सी चोट ना लग जाए, ये माँ बाप को टेंशन होती है। बिल्कुल। उसमें तो हम क्रिकेट खेलते थे तो मुंह भी सूजा होता था मेरा, क्रिकेट की वो जो बॉल हार्ड बॉल होती थी उससे भी सुजवा लेती थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंजरीज। कभी मुझे अभी भी याद है कि मेरी एक फ़ाइट थी, 2014 की बात है। मेरा जो था ना थंब, वो बिल्कुल मुड़ गया था और पूरा पाँव स्वेल था एक दिन फाइट से पहले। लेकिन उस दिन भी मैंने हार नहीं मानी, घर गई, मैं कभी उसे आइसिंग कर रही हूँ, कभी उसे गर्म पानी में कर रही हूँ, और मेरी मदर देख रही हैं ये जो लड़की पहले दर्द होती थी तो बैठ जाती थी, आज इसको क्या हुआ है। तो खैर वो स्टार्टिंग से मेरा ये था कि नहीं, मैंने कुछ करना है। पैशनेट तो मैं बहुत ज़्यादा थी कि कोई चीज़ मिल जाए, कोई रास्ता मिले। तो यही कहते हैं कि यूथ को अगर बचपन से ही कोई रास्ता मिल जाए कि हमने ये चीज़ करनी है, तो वो स्टार्टिंग से वो उसी ट्रैक पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें वो रास्ता मिला, हम उस ट्रैक पे स्टार्ट हुए। कराटे खैर हम करते रहे, कराटे करते हुए 2019 जैसे आगा ने बात की है, इंडिया को बीट करके जो आपके ना इस पूरे जो आपको जो रास्ता मिला और आपके सफर के वाले से जरा तफसीरन बात करूंगी, क्योंकि मुझे तैयबा आपसे बात भी करनी, मुझे सुंबल आपसे बात करनी, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही है। और स्पेशली जो आपके कोट पे जितने में प्यारे बैजेस देख रही हूँ, उनको देख के मुझे बहुत फख्र हो रहा है। जैसे अभी हमारे साथ बेल्ट जो आगा कलीम मौजूद, उन्होंने भी जैसे बेल्ट लगे हुए, उनको देख के बहुत मुझे फख्र हो रहा है। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। और ब्रेक के बाद जनाब ये प्यारी प्यारी लड़कियाँ और साथ में मेरे और बहुत सारे खास मेहमान मेरे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम तर देखने वाले लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ सुंबुल और तैयबा, दोनों ताइक्वांडो चैंपियंस, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम ज़रा उनसे ना उनका सफ़र के हवाले से मालूम कर रहे थे कि भाई कैसे उन्होंने सफ़र शुरू किया। और तैयबा बता रही थी कि जो आसान चीज़ें नहीं थी उनके लिए, लेकिन जो बता रही थी कि बचपन से ही होता है ना कि अम्मा को देख के इंस्पायर थी। तैयबा, मैं चाहूँगी ज़रा अपनी प्लीज़ ज़रा जो अपनी दास्तान है कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था उसकी मैं वही आगा से ही चीज़ बता रही थी इंडिया वाली, कि 2019 से ही मैंने इंटरनेशनल जब खेला था तो सबसे पहले फाइनल में भारत को जो है वो चित कर दिया हुआ था। तो वो जो फीलिंग्स बता रहे थे तो उस वक्त मैं उसे रिजेंबल कर रही थी कि स्टूडियो में भी आवाज़ है ताकि बाकी लोग भी सुने। हाँ हाँ जी जी। तो वो रिजेंबल कर रही थी मैं कि भाई ये जो इंडिया वाली बात कर रहे हैं कि जब उसको हरा के जो जीत का सरूर आता है, और जब हम रिंग में जाएं और जब देखें इंडिया सामने और वो भी फाइनल में, तो वहाँ सिल्वर मेडल लेके जाना तो बड़ा अफसोसनाक होता है कि भाई आपका सिल्वर भी किसी का खाते में काउंट नहीं होना। क्योंकि आप अगर इंडिया से हार के सिल्वर ला रहे हैं ना तो वो ज़ीरो ही है। तो वहाँ पे बस दुआ की थी, या अल्लाह बस गोल्ड आ जाए मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो गोल्ड लेके आई थी तो वो खुशी जो थी ना, वो पहली दफ़ा बहुत अच्छी मज़ा आया। उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये आम बात हो चुकी है। अभी रिसेंटली हम एक हफ़्ता पहले जो थाईलैंड से खेल के आए हैं, तो वहाँ भी इंडिया को क्वार्टर फाइनल में पहले ही चित कर दिया था। तो अब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा आराम से इंडिया को हरा सकता है। तो इंडिया तो जो है वो हमारे लिए जो पीस ऑफ केक हो चुका है। तो लेकिन अब जो हमारी ताइक्वांडो गेम है वो बहुत ज़्यादा टफ चलती है, उसके अंदर मुकाबला। पहले भी आगा कलीम से भी बात की थी, माशाल्लाह से वो देख लें ताकि हमारी फोर्सेस हों, मतलब कोई भी चीज़ हो तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग है, तादाद में उनसे कम है, लेकिन जो हमारे हौसले और वो जो कहते हैं ना पावर में, वो जो कहते हैं कुछ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली चीज़ होगी यहाँ पे हमारे पास ना, तो ज़बरदस्त जाते हैं। तो कहीं आप प्रेशर में नहीं आती सामने? जैसे क्रिकेट में तो देखते हैं कि हम बड़े प्रेशर में आ जाते हैं हमारे प्लेयर्स। नहीं बिल्कुल, इसमें जो है प्रेशर वाली चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि हमारी जो है वो कॉम्बैक्ट गेम होती है, हमने रिएक्ट करना है। और इसके जो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जो अभी थाईलैंड पे हम गए हैं, इसमें वेट कैटेगरीज होती हैं फ़ाइट्स के लिए। तो सबसे पहले जो हौसला टूट रहा होता है ना, वो प्लेयर का वेट के ऊपर टूट रहा होता है कि भाई अभी वेट तोड़ना है। और वो एज अ फीमेल की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा टफ हो रहा होता है, क्योंकि उस वेट को हमने तोड़ना है और उस वेट कैटेगरी के अंदर उतरना है। उससे पहले जो मेरा इस चैम्पियनशिप जो थाईलैंड की अगर बात करूं, जो हौसला टूटा, जिसके अंदर सुंबुल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं सुंबुल की कज़न सिस्टर भी हूं और कोच भी हूं। तो सुंबुल का वीज़ा और मेरा वीज़ा आ चुका था, और जो था मेरा पासपोर्ट एंड मूवमेंट पे एक हफ़्ते पहले पता लग रहा है जब टिकट्स बुक होने लगी हैं।
तो पता लग रहा है वो जो 5 मंथ्स वैलिड है और अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अब क्या होगा, आपका पासपोर्ट ही नहीं है, वीज़ा आया हुआ है और आपको डिपोर्ट कर देंगे, आप जाएंगे भी तो। मैंने कहा ये तो रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सुम्बुल तुम चली जाओ, तुम्हारा वीज़ा है, सब कुछ है, तुम चली जाओ, मेरा शायद अल्लाह ने नहीं लिखा थाईलैंड नहीं जा सकते। तो सुम्बुल उस वक्त कहती है नहीं, तुम हौसला क्यों हार रही हो, अभी हफ्ता है हमारे पास, हमने हफ्ता वाले दिन था वो, और जुम्मे को हमारी फ़्लाइट हमने करनी थी और नेक्स्ट जो सैटरडे आता था उस वक्त हमारी चैम्पियनशिप थी। तो सुम्बुल ने कहा नहीं नहीं करो तो सही, आप करो, निकालो पासपोर्ट निकालो, हम लोग चलते हैं ऑफिस में। उस वक्त मैं बता रही हूँ कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी मेरे पास कि मैंने ज़िंदगी में पहले से, क्योंकि उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर की वजह से थोड़ी सी मसले मसाइल हुए थे और लोगों ने कहना स्टार्ट किया भैया आप ना जाएं, आपने क्या ही करना है, कुछ भी नहीं मिलना, हुकूमत ने कुछ नहीं करना और क्या ही हो जाएगा, ताइक्वांडो में लड़कियां जा रही हैं, आप बैठे यहाँ, इकोनॉमी डाउन जा रही है, मुल्क के हालात नहीं ठीक हैं, पूरी वर्ल्ड में जंग चल रही है वो। मैंने कहा नहीं, लड़कियों को हाँ मैंने कहा नहीं, हमने ट्रेनिंग की है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमने जाना था। तो उस वक्त सुम्बुल ने कहा नहीं नहीं जाओ आप पासपोर्ट करते हैं। फिर पासपोर्ट के लिए जो है वो ऑन द स्पॉट मैंने 1-2 दिन के अंदर अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाया अर्जेंटली, पाकिस्तान है और वो फ़ौरन मैंने उसको निकलवाया। जीतना और था ना, जीतना था। और जो सही बात जब जब जीत जाते हैं, और मुझे एक बात बताइएगा, देखिए हम पाकिस्तान में, हम चाहे अपने ऑफिस में हो, हम किसी इवेंट में हो, हम तो यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्कूल में हो, जब कौमी तराना पढ़ा जा रहा होता है उसकी फील और होती है। लेकिन जब आप किसी फील्ड में फाइट करें और पाकिस्तान से बाहर हो और फिर जब वहाँ पे कौमी तराना जब पढ़ा जाता है उसकी फील बिल्कुल डिफरेंट होती है। जरा उस फील के वाले से बताएं। अभी आप ये बात कर रही हैं और गूज बम्स हो रहे हैं कि पाकिस्तान का वो नाम, वो रिकॉल, बिल्कुल बिल्कुल वो सिचुएशन एक अलग होती है। उसके अंदर हमारे मुखालिफ जो हैं, राइवल हैं, वो भी होते हैं और वो भी खड़े होके उस चीज़ को सुनते हैं कि नहीं पाकिस्तान। और इवन डेट जब हम परचम उसका लहराते हैं वहाँ पे और इतनी जो तालियां गूंजती हैं तो वो एक बहुत अच्छा लगता है। 31 कंट्रीज थी वहाँ पे और वो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मैं बस वक्त काफ़ी मुख्तसर है, मेरे आगे भी बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद है। सुम्बुल आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा और आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से थी? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया था। मैं साहिवाल में थी तो मेरी फैमिली में हमारी इस तरह से कोई मेंबर नहीं था जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो। तो वो एक स्टेप लेना बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि एक चीज़ आप अलग निकल रहे होते हो सबसे। तो वो जो स्टेप था मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फैमिली में इतनी अवेयरनेस नहीं थी स्पोर्ट्स की। लेकिन वो ऑन करते थे मामा पापा, और मामा भी पहले करती थी, तो उसमें मेरी ये थी कि फ्लैक्सिबिलिटी मेरी अच्छी थी। फिर जब मैंने आगे जाके स्पोर्ट्स की, मैंने आगे एडमिशन लिया, मैंने स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन लिया, तो मुझे पता चला कि कराटे और ताइक्वांडो भी गेम है क्योंकि आगे हमारा स्कोप नहीं है जिमनास्टिक्स में। तो जब मुझे पता चला कि तैयबा भी खेल रही है, मेरी अपनी कज़न खेल रही है, तो फिर जो है वो मैंने आगे परसू किया ताइक्वांडो को। क्योंकि मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल आई थी उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरी ट्रेनिंग के दौरान ही 2 इंजरीज़ निकल आई थी। वो मेरा पाँव का एंकल ट्विस्ट हो गया था और वहाँ पे मेरे मेजर इंजरी हो गई थी। मेरे जो बोन है एंकल की वो फ्रैक्चर हो गई थी। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने एक इतनी अपनी लाइफ लगाई है इसमें, अपनी ट्रेनिंग्स की हैं, तो जब अब प्रेजेंट करने का टाइम आया है तो मेरी इंजरी निकल आई है। तो वहाँ पे मेरी इतनी फीलिंग्स थी कि मैं बयान नहीं कर सकती कि वो एक सैडनेस और वो जो वाइब होती है कि आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करने जा रहे थे, कहाँ आप बेड पे आ गए हैं। तो वो जो एक था वो फिर मुझे तैयबा ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं आप करें, आप हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब आप शायद अपने पाँव पे ना चल सके। इस फ्रैक्चर में फ़ाइट की? मैं आपको वही बता रही हूँ कि वहाँ अच्छा उस इवेंट पे क्या था कि मैंने अभी पूरा मंथ नहीं हुआ था, अभी 40 डेज़ नहीं हुए थे, 50 डेज़ हुए थे, 15 डेज़ हुए थे और मेरा पाँव नीचे नहीं लगता था। हमारा कैंप लगा हुआ था इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में, तो वहाँ पे हम दोनों एक रूम में थी। तो जब हमने ट्रेनिंग पे जाना होता था, बताओ मेरे अगले गेस्ट भी बैठे हैं, मुझे फिर ब्रेक पे भी जाना है। जी जब मैंने कितने टाइम के बाद दोबारा आई फील्ड में, रिंग में आई? जी इस फील्ड में जब मैं दोबारा आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम में मलेशिया में गोल्ड मेडल जीते और इस दफ़ा भी हम लोग थाईलैंड से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए। और वो इन तमाम तर इंजरीज के बावजूद गर्ल्स वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप लोग इतनी प्यारी लग रही है, जितनी प्यारी आप लोग लग रही है उससे कहीं ज़्यादा प्यारी परफॉर्मेंस आपने पाकिस्तान के लिए किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और जनाब इसके साथ ही एक और, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आज के शो में आपकी मुलाकात कराऊंगी उन लोगों से जो कि उम्मीद की है हमारे लिए। जनाब 5th ग्लोबल कुलिनरी चैलेंज मलेशिया में जो 2026 में हुआ है उसमें पाकिस्तान की जनाब गई टीम, और टीम को लीड कर रहे थे हाफिज़ उसामा अहमद साहब जो कि CEO एंड फाउंडर हैं मास्टर क्लास पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्कूल के। और
इनके साथ इनकी टीम मेंबर्स 5, जिसमें शेफ़ फ़ायज़ा कुरैशी, शेफ़ सारा इमरान, शेफ़ अब्दुल्ला वासे, शेफ़ शनीला असफर और शेफ़ सिद्रा नासिर हैं। आप तमाम लोगों को मैं कहती हूँ इस शो में खुशामदीद। और सबसे पहले मुझे बताएं इस इवेंट के हवाले से जो कि मलेशिया में हुआ अभी। देखिए, हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पाकिस्तान से बहुत कम कॉम्पिटिशन्स में इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते हैं। आपने देखा ही होगा, खासतौर पे इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। तो वर्ल्ड शेफ के इंडोर्स शेफ कंपटीशन होते हैं पूरी दुनिया में, और मलेशिया के अंदर जो है, मैं ये 3rd ईयर जा रहा हूँ। शुरू में मैं गया था तो मैं 5 लोगों को लेके गया था, और पाकिस्तान से ऑलमोस्ट अब 80+ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और 1000+ जो है वो पूरी दुनिया से पार्टिसिपेंट होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में लड़ रहे होते हैं। शेफ कम्युनिटी में ये होता है कि इट्स नॉट अबाउट अ फिजिकल फाइट, बट इट्स आल्सो कि हम अपना टैलेंट शोकेस कर रहे टैलेंट की और नर्व्स की फाइट है। हाँ। आपके पास 1 घंटा होता है, और उस 1 घंटे के अंदर आपने अपनी हाइजीन भी देखनी है, अपना टेबल भी देखना है, अपनी कुकिंग भी करनी है, और पूरा पाकिस्तानी इस चीज को रिलेट कर रहे होते हैं। आपने भी घर में पकाया होता है, आपको अंदाजा होगा कि चिकन की फैब्रिकेशन, मैरिनेशन और हर चीज आपने उसी टाइम करनी है, उसी टाइम कुक करना है, उसके नंबर्स भी दिए जा रहे हैं, वेस्ट भी नहीं करना, और उसके अंदर रहते हुए हीट को मैनेज करना है, प्लेट को प्रेजेंट करना है, और पूरी प्लेट बनानी है जी, और एक प्लेट में अपना आर्ट दिखा के आपने पूरी शेफ की पूरी जितनी बड़ी कम्युनिटी है उन सबको इम्प्रेस करके हजारों बच्चों में अपना जो है वो मेडल निकालना है। तो हाफिज़ मुझे बताएं फिर वो जो आगे क्या चीज़ बनानी थी, क्योंकि देखिए एक हमें एज हासिल है कि एक तो हमारे पास स्पाइसेस, हमारे मुल्क में जितनी डिफरेंट एथनिसिटीज मौजूद हैं तो हमारे पास बहुत वेरिएशंस है टेस्ट की, ठीक है। सो क्या फिर वो आपको बताते थे कि आपने क्या बनाना है, या फिर वो अपनी मर्जी का आप कुछ भी चिकन कैटेगरी में बना सकते अच्छा, पूरी दुनिया में बड़ा चैलेंज है। देखें, होता क्या है, मलेशियन जो है वो मीठा ज्यादा खाते हैं। अब आप किसी होस्ट कंट्रीज के अंदर है तो वहाँ उनका ज्यादातर उनके होस्ट शेफ होते हैं जो जजेस होते हैं, पूरी दुनिया से भी जज आते हैं, मगर ऑब्वियस सी बात है आप होस्ट कंट्री में होंगे तो उनके जजेस ज्यादा होते हैं। उनको ये कन्विंस करना कि ये हमारा खाना है, क्योंकि देखिए आप मैरिनेशन में या तो थोड़ा पाकिस्तानी टच दे सकते हैं, या फिर आप सॉसेस के अंदर दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। मगर और चटनियाँ, हमारी चटनियाँ, हमारा स्पाइस लेवल है यहाँ, और पूरी दुनिया का स्पाइस लेवल है क्या। सोचिए साथ में अगर इंडिया आ जाता होगा तो फिर आप पे कितना प्रेशर होता है। वहाँ जो एक श्रीलंका शेफ थे ना, और जब मैं अपनी सॉस बना रही थी तो उन्होंने कहा उमल बटर, मैं कहा नो पाकिस्तानी बटर, तो इतने खुश हुए। फिर उन्होंने ना मेरी प्यूरी चेक की तो वो बटरी थी और उसमें बेल पेपर था, तो वो वहीं पे मुझे आइडिया हो गया बस अब मैंने यहाँ से अपना मेडल निकाल लेना, क्योंकि मेरी हर चीज़, मेरी प्लेटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, हर चीज़ मैंने हाइजीन का ख्याल किया, यहाँ टेबल पे कटिंग वहाँ साफ, यहाँ कटिंग साफ, तो उनको मैंने कोई मौका ही नहीं दिया। साथ साथ मैं सोते भी कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल, क्योंकि एक मैंने अपनी जो ये समझ लें कि मैं अपने आप को नहीं देख रही थी, अपने इंस्टीट्यूट को और उसके बाद पाकिस्तान को। तो मेरे लिए सबसे अहम था मेरा पाकिस्तान, और फिर मेरे लिए अहम था मेरा इंस्टीट्यूट। कराची शेफ एसोसिएशन ऐसी चीज़ है, हमारा इस तरह का इंस्टीट्यूट है कि जो हमें ना आगे पढ़ने की सलाहियत और सिखाता है। हमारे जो सर हैं वो इतने बेहतरीन सर हैं, मैं तो ये कहूँगी कि शायद और भी इंस्टीट्यूट के हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के कराची शेफ एसोसिएशन के ऐसे हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के चेहरों पे जो मैं इत्मीनान देख रही हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जब मैं किसी यंग लैड, व्हेन आई सी अ यंग लैड लाइक डूइंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है, सो उसमें जनाब मुझे आप बताएं आपको व्हाट इंस्पायर्ड यू, और जब आपने घर वालों से कहा कि मुझे ये चीज़ करनी है। खैर अब तो दुनिया जहान में लोग सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, आपके लिए क्या मुश्किल था हमारे पाकिस्तानी जैसी सोसाइटी में? जी बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए करो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, और क्या बोलते हैं फैमिली में भी कि लड़का कुकिंग करेगा और ये तो लड़कियों का काम है, ये दुनिया जहान के मिशेलिन स्टार्स आर लाइक हमेशा, तो फिर आपको उस सबको फेस करना ही पड़ता है, बट आप फिर भी कर लेते हो, और मैंने किया। अब मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, उनकी भी सपोर्ट आई मेरे लिए। और कितने छोटे थे जब से शौक था? मैं अभी हूँ 18 का, तो 16 साल की उम्र से। 2 साल से। अच्छा, यू वांट ब्रॉन्ज, मुझे बता क्या चीज़ बनाई थी? मैंने मलेशियन स्पाइस चिकन बनाई थी, क्योंकि मलेशिया में कंपटीशन हो रहा था, तो उनके स्पाइस में ही खेलना मुझे ज़्यादा अच्छा सही लगा, तो मैंने वहाँ पे वो बनाई, और वहाँ पे उनको अच्छी लगी। उन्होंने वहाँ जब मैं बना रहा था उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि सॉस मलेशियन है, और पेस्ट जब मैं उधर चिकन को मैरिनेट कर रहा था वो भी उन्होंने बोला। फिर वहाँ पे उन्होंने टेस्ट की, उसके बाद वो रिव्यू देने आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया। फिर जब रात को रिज़ल्ट आया, तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं वहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड हो गया, छलांगे मारने लग गया। फिर तो घर वालों को बताया कि देखिए आपकी बेटी? हाँ, उस वक्त घर वाले खुश हुए? बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा होगा जब घर आओ हमें बना के खिलाओ यही?
ये कहा घर पर सेलिब्रेशन हुई है, बाकायदा केक्स और बर्ड बलून्स और वो ये तो बनती है भाई, वो तो बनती है। अच्छा मुझे आप बताएं, खामोश सबसे ज़्यादा खामोश और कैलकुलेटेड मूव्स के साथ बैठी हुई है, तो मैं तो ये सोची अभी भी कि ऐसा है ना कि दिमाग में कोई रेसिपी आ रही हो कि मैं क्या चीज़ नई बना के लोगों को परेशान और हैरान कर सकती हूँ। आपने क्या बनाया था? मैंने चिकन रोजार्ट बनाया था और मेरी डिश का नाम रॉयल गार्डन था। उसमें मैंने मैश पोटैटो सर्व किया था, वाइट सॉस बनाई थी, उनकी टेस्ट बर्ड्स एक के घंटे में हिसाब बनाया से। था? हाँ, अच्छा, उनके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से बनाई थी सॉस, और मैंने उनका टेस्ट पैलेट जो था ना उस हिसाब से सॉस बनी थी। जान मुझे ये बताओ, देखो एक तो हम अपने घर वालों के मिजाज को देख के बनाते हैं और एक होता है एक अनजान लोगों के मिजाज को देखते हुए उनके टेस्ट बर्ड्स के वाले से चीज़ें तैयार करना, वो कितना मुश्किल था? वो बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ के टेस्ट बर्ड्स अलग हैं, यहाँ के टेस्ट बर्ड्स अलग हैं। और वहाँ के टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से हमें वो चीज़ प्रेजेंट करनी थी, और वो टेस्ट बर्ड्स हमने टेस्ट भी नहीं किए हैं पहले, इससे पहले, तो वो बहुत चैलेंजिंग काम था और वो हमने करके दिखाया वहाँ पे। और ये सबसे छोटी आप देख रहे हैं कि हम खुद भी खड़े थे कि ये कुछ कर ले, एंड शी इज डन अ ग्रेट जॉब कि आप देखें आज और इनको भी ब्रॉन्ज मिला। ब्रॉन्ज मिला, जबरदस्त। आप बताइए आपने क्या बनाया था? मैंने कोको टिक्का बनाया था। कोको टिक्का, वाओ। हाँ। और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी इंटरनेशनल कंपटीशन में, और फर्स्ट टाइम में ही मैं ब्रॉन्ज लेकर आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अमेजिंग। घर वाले तो बहुत खुश हुए होंगे। जी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि घर वालों की सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट थी मेरी, और मैं खाना पहले ही भी बहुत अच्छा ही बनाती थी, तो सब कहते थे आप शेफ़ हैं, तो मैंने कहा चले मैं सच में शेफ़ बन ही जाती हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो आपने फिर जो कोको टिक्का था फिर आपने वो भी ऑफ कोर्स क्योंकि टाइम लिमिटेड था। मैंने तो 1 घंटे से पहले ही दे दी थी अपनी प्लेट, मैं कंप्लीट कर चुकी थी, बहुत नीट एंड क्लीन और सब कुछ मैं करके, और सबसे पहले मैंने ही दी थी। खुश हो गए। आपने क्या बनाया था? मेरा क्रीमी टिक्का था। आप? जी क्रीमी टिक्का बनाया था, उसके साथ सॉसेज थे, सालसा था, तो अच्छा बना काफ़ी। ये घर में वही कि फैमिली की सपोर्ट नहीं हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको आगे नहीं जा सकते। फैमिली सपोर्ट करती है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो फिर किया और माशाल्लाह से अच्छा किया। फर्स्ट टाइम था मेरा भी, और सबको बहुत अच्छा लगा। उनके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से बनाया, जो हमें टीचर्स ने, ट्रेनर्स ने जो हमें सिखाया कि नहीं ऐसे करना ऐसे करना, उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया था कि वहाँ पे क्या टेस्ट है। और आप लोग पहली बार फर्स्ट टाइम ही हमने खाया। जी हाँ, मैं हम लोग तो अच्छा आपका तो क्योंकि आप तो सिल्वर में है, तो मुझे बताया सिल्वर में आपने क्या बनाया था? अच्छा पहले तो मैं ये बताऊंगी, मैं फर्स्ट टाइम गई थी बाकू, अजरबैजान, तो वहाँ पे सिर्फ हमारे जो इंस्टीट्यूट था वो था। यहाँ पे तो मलेशिया में काफ़ी इंस्टीट्यूट गए थे ना, वहाँ सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट कराची शेफ का गया था, तो वहाँ पे मैंने बनाया था चिकन में, और उनका टेस्ट बट भी हमें नहीं पता था उनका क्या टेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तानी जो स्पाइस है वो यहाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मैंने जो सॉस वहाँ तैयार की थी, वहाँ मैंने रेड सॉस तैयार की थी। तो जब मेरी प्लेटिंग और जब जज थे ना, तो उनके पास अल्फाज नहीं थे, तो वो एक शेफ़ थे, मुझे नाम अभी नहीं याद, लेकिन उन्होंने मुझे आते कहा, मैं इतनी घबराई, इतनी नर्वस बाकू में, तो कहते हैं इस जैसी सॉस हमने अभी तक इस कंपटीशन में खाई नहीं, बनी नहीं, तो फिर आपने इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले? तो मैंने कहा ये मेरी अपनी सॉस बनाई हुई थी, क्योंकि जो मुझे सर ने बताई थी तो वो थोड़े कम स्पाइसेस थे उनके लेवल की। मैंने कहा जब मैं चिकन इतनी लाइट दे रही हूँ, इतनी कम स्पाइस में, तो मैं अपनी सॉस को ज़रा तीखा बनाती हूँ। आप खुद सोचें, कॉन्टिनेंटल में मैंने रेड स्पाइसी ऐड कर दी लेकिन उनको वो मेरी सॉस इतनी अच्छी लगी, मेरा कॉन्फिडेंस उससे ऊपर हो गया। अच्छा आप सब मसला पता क्या है, जैसे जिन कंट्रीज के आप नाम में, आई डोंट नो अबाउट मलेशिया, बट ये बाको जैसे टर्की वगैरह की जो पूरी बेल्ट है, दे डोंट ईट चिकन। उनको तो चिकन का बिकॉज वो खुद कहते हैं कि ये तो बड़ा ब्लैंड है, तो उस चिकन में उनको इम्प्रेस करना तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए बीफ तो बहुत आसान है, क्योंकि स्टेक्स वगैरह बड़े आराम से बना सकते हैं, और उसका टेस्ट बीफ का अपना टेस्ट भी होता है, बट चिकन इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है। और चिकन भी अलग होती है। हमारी पाकिस्तानी चिकन की जो टेम्परेचर्स हैं, उनकी टेम्परेचर्स, उनकी हेल्थ, उनके चिकन, ये सब भी बड़ा वेरी करता है। और हमारे पाकिस्तानी तगड़ी चिकन होती है, उनके गलने का टाइम, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। मगर जब देखिए होता क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन में से आप सी फूड भी कर रहे होते हैं, बीफ भी कर रहे होते हैं, चिकन भी कर रहे होते हैं, मगर बेस्ट पार्ट ये होता है कि वो आपकी प्लेट का पूरा पोर्शन देखते हैं, यानी उसमें आपने प्रोटीन कितना रखा हुआ है वो देखते हैं, साथ में आपने वेजिटेबल कितना रखा हुआ है, उसके अंदर पोटैटो, आपने पूरा जो आपका एक प्लेट का कार्ब्स का एक पूरा पोर्शन है वो देखते हैं। वो कैलकुलेशन मैटर करती है। अगर आपकी किसी चीज में देखें, अब ये सॉस है ना, आपके पास खेलने के लिए सॉस ही है, और वो एक बात ये कहते हैं कि देखिए आप जो कंपटीशन लड़ रहे हैं, वो कंपटीशन आप समझे आप अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। और हमने देखा कि जो पाकिस्तानी जो टीम गई, तो पाकिस्तानी टीम ने क्या कमाल तरीके से ना सिर्फ कस्टमर्स बल्कि वहाँ के जजेस को भी काफी ज्यादा खुश किया। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप तमाम तो देखने वालों को जश्न आज़ादी की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह करे कि जो असल में ट्रू स्पिरिट है इस दिन की, हम उसको इसी स्पिरिट के साथ मना भी सकें। मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं नवीन मलिक, जो कि डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं, यूके बेस्ड हैं ये जनाब, और इन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफत को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराया है अपने इस आर्ट के थ्रू। उनसे उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीन। वालेकुम सलाम मदिया, हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम गुड, बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान का यौम आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताएं कि आपने जैसे अपने आर्ट थ्रू जो आपके हैंड पेंटेड कोट्स हैं, जो अबायास हैं, कपड़े हैं, इनके थ्रू आपने पाकिस्तान के कल्चर को दुनिया भर में मुतारफ़ कराया। सो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस है और क्या आसान था ये करना? मैं सबसे पहले तो मदिया बताऊंगी कि मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से अपनी तालीम मुकम्मल की मिनिएचर पेंटिंग में, और तब से आप सोचो कि दिल से मैं लाहौरी हूँ, रहती यूके में हूँ, मैनचेस्टर में होती हूँ। और डेफिनेटली यस, मैंने बहुत ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने पेंटिंग्स अपनी एग्जिबिट की हैं, पूरी दुनिया में लेकर गई हूँ। और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ तो मैंने अपने पाकिस्तान की कोशिश की है, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और सबसे आगे पाकिस्तान को रखूँ और सॉफ्ट इमेज के तौर पे उसको हर किसी के सामने पेश करूँ। सो यस, डेफिनेटली ये जो मेरा हैंड पेंटेड कोट का सफ़र है, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था कैनवस से, और कैनवस में मैं लफ्ज़ों का सफ़र लेकर आई थी, और अब वो समझो कि आप कि कैनवस से अब वो फैब्रिक में बिल्कुल लफ्ज़ों का सफ़र चल रहा है। और मैं बेसिकली जो कोट्स, अबाया और कपड़ों पे हैंड पेंट करती हूँ, वो मुझे बिल्कुल एक यूनिक एज अ डिज़ाइनर मुझे थोड़ा सा हट के करता है, एक तरह से पोर्ट्रे करता है। और उसमें यह कि मैं अपनी पेंटिंग्स को शामिल करती हूँ कपड़ों के अंदर, और मतलब आपको जो कपड़ों पे नज़र आएगा पेंट, वो मेरी अपनी पेंटिंग्स होंगी। इंस्पिरेशन बेसिकली मेरा अपना वर्क है जी। और जैसे आपने बात की ना लाहौर की, तो क्योंकि मैं भी एक लाहौरी हूँ, लेकिन अब कराची वाली भी हूँ, तो दोनों शहरों की मोहब्बत मेरे दिल में है। लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में हम देख रहे हैं कि बहुत हमारे पास एक तारीख हमें मिलती है, हमें मुख्तलिफ तारीख हमें मिलती है। आपको लगता है वैसे कि हमने अपने आर्ट और अपने कल्चर को वैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि जिसमें बड़ी ज़्यादा गुंजाइश थी? मुझे लगता है बेहद बिल्कुल इसमें ठीक बात है। मुझे लगता है कि हम बहुत एज अ लाहौरी तो बहुत मेहाल है, कल्चरली रिच हैं, और अभी तक भी आप देखो कि जो मुग़ल एरा से आप देखो कई डेकेड्स बैक मुग़ल एरा, मुग़ल आर्किटेक्चर लाहौर के मतलब हर अंदरून शहर तक ना बसा हुआ है। तो हमारे दिलों में भी इसी तरह है, और मैं इसी तरह चाहती थी कि मैं ये जो मुग़ल आर्किटेक्चर, मुग़ल पेंटिंग्स और जो हमारी रिच कल्चर है, ये सारा पूरी दुनिया में फैले। और आई थिंक पूरी दुनिया में एवरीवन इज़ प्रेजिंग दैट कि हमने अभी तक अपनी चीज़ों को, मुझे लगता है, बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रिजर्व किया हुआ है, एंड वी आर टेकिंग काफ़ी फॉरवर्ड। पज़ीराई आपको सबसे ज़्यादा मिली जब आप लेके जाती हैं, अपने कपड़े भी लेके जाती हैं, अपनी पेंटिंग भी लेके जाते हैं, तो वो जो गोरा है वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है मिनिएचर की जो अपनी टेक्निक है, जो वन हेयर ब्रश तक जाती है, जो बहुत एक स्पेशल तरीके से पेपर फॉर्म होता है, फिर कलर्स अपने बनते हैं, उसकी टेक्निक बहुत इट्सेल्फ ही काफ़ी इंस्पायरिंग है, और बहुत वो एकदम से इंसान चौंक जाता है कि अभी तक ये स्टिल हमने चीज़ें पकड़ी हुई हैं, जो कि बिल्कुल अब एक तरह से एब्सोल्यूट पूरी दुनिया में तो एक तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। तो मिनिएचर का वो चीज़ बिल्कुल अलग रखती है, और आई थिंक गोरे बहुत इंस्पायर होते हैं डेफिनेटली। एनीथिंग विच इज़ हैंडमेड, विच इज़ हैंड पेंटेड, तो हमने देखा है कि दुनिया भर में जो उसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। मुझे बताएं कि आप एक फलाही इदारे को भी साथ में आप सपोर्ट भी कर रही हैं? जी, ऐसे है कि मदिया, मैंने अपने काम को एक तरफ से मतलब मैं एग्जिबिट तो करती हूँ अपना काम, बट मैंने नियरली 20 पेंटिंग से ज़्यादा हो गई हैं जो मैं अच्छे जो हमारे माशरे में जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, जिस तरह तालीम का मसला है, जिस तरह से ऑनर किलिंग है, और इंटरनेशनल जिस तरह गज़ा पे है, इन सब के लिए मैंने अपनी पेंटिंग्स जो है वक्फ़ की हुई हैं। तो जो चैरिटीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अराउंड द वर्ल्ड, मैं उन पे अपनी पेंटिंग्स देती हूँ, वक्फ़ करती हूँ, वो ऑक्शन होती हैं, और जो पैसा इकट्ठा होता है वो उन चैरिटीज़ के लिए जाता है फॉर द नोबल कॉज, एंड नॉट फॉर द पाकिस्तान ओनली, ऑल्सो द इंटरनेशनल इशूज़। देखिए, हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि चाहे आपका स्पोर्ट्स से ताल्लुक हो, चाहे आपका आर्ट से ताल्लुक हो, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान के आर्ट, पाकिस्तान की कल्चर और पाकिस्तान इटसेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही मैं फातिमा ज़हरा भी हमने देखा है कि रिसेंटली भी वो स्कॉटलैंड भी गई, और एडिनबरा में जहाँ पे कॉमनवेल्थ की जहाँ पे गेम्स हुई हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि वहाँ पर जाके किसी पाकिस्तानी खातून ने, किसी पाकिस्तानी लड़की ने पाकिस्तान के लिए जनाब मेडल जीता हो, वो भी बॉक्सिंग के उसमें। तो फातिमा हमारे साथ मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फातिमा सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और फातिमा ज़हरा ने जब स्कॉटलैंड में जाके पाकिस्तान के लिए इतना ज़बरदस्त एक नाम बनाया और फिर जिस द वे यू सेलिब्रेटेड इट, जो आपने एक साइन भी दिखाया, वो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात थी। मुझे बताएं फातिमा, ये इंस्पिरेशन आपने को कैसे मिली? और दूसरी बात ये कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके किसी पाकिस्तानी बॉक्सर ने, खातून बॉक्सर ने स्पेशली अपना नाम कमाया हो, ये तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। जी स्टार्ट में तो ये मतलब ऐसे नहीं आए कि 2-3 महीने में मैंने ये मेडल अचीव कर लिया। मुझे 10 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए और जो मेरा सफ़र है वो काफ़ी मुश्किल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। कभी इस तरह भी हो जाता था कि इंसान बिल्कुल ऐसे हो जाता था कि यार नहीं, यहाँ पे मतलब बॉक्सिंग में इतना खास कोई मुझे करियर नहीं बन सकता मेरा। और दूसरा जो है रिलेटिव और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से भी डिसहार्ड हुई हूँ। मगर ये है कि मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने जो है मैं लगी रही हूँ, कैरी हूँ, रखी है मैंने बॉक्सिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया है और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फातिमा मुझे बताओ, आपने 10 साल के हवाले से बात की कि 10 साल से आप जा रही थी। सो मुझे बताएं 10 साल में तो एक बहुत लंबा टाइम होता है। आई एम श्योर कि इनमें बहुत सारे ज़बरदस्त लम्हात भी होते होंगे और जैसे भी आपने बात की कि कुछ लम्हात ऐसे भी थे डिसहार्टनिंग भी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत और तगदो कर रहे होते जब आपको नहीं मिल पा रही होती। और बाकी तो वाकई रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की नज़रें होती हैं कि एक गलती करे, एक जगह से चूके तो हम इसको पकड़ लें। जी फातिमा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी बात थोड़ी सी कट गई है। अच्छा फातिमा मुझे बताएं फिर ये जो 10 साल आपने गुजारे, इसमें कोई बहुत अच्छे प्राउड मोमेंट्स भी होंगे आपके लिए और कुछ ऐसे बहुत सख्त मोमेंट कि आपने सोचा कि मैं बॉक्सिंग छोड़ ही देती हूँ? जी जी, मगर ये था कि जो है मेरे जो कोच हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे और मेरी हेल्प भी की। और मेरी जो वालदा हैं, ख़ास तौर पे मेरी वालदा होती हैं, उन्होंने उनकी सपोर्ट हो तो फिर ही बंदा आगे निकल सकता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और वो मेरे साथ थी, मेरे साथ खड़ी रही हैं, आज भी मेरे साथ खड़ी हुई हैं। और उनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों को फेस करके निकल पाई हूँ। फातिमा आपकी अम्मा साथ गई थी आपके साथ स्कॉटलैंड? नहीं, ये तो वो तो बस हमारी टीम होती है और कोचेज होते हैं। और जो मेरे साथ कोच गए थे सर निसार, तो ड्यूरिंग द कंपटीशन मेरा कंपटीशन बहुत टफ था, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उन्होंने मोटिवेट किया था। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर है, तुम इसको मार सकती हो आराम से। अच्छा आपके मध्य मुकाबले कौन था ये बताएं फातिमा? जो मेरी फर्स्ट फाइट हुई थी वो तो अफ्रीकन कंट्री थी, उसमें उसके साथ थी। और जो वो फर्स्ट फाइट मैंने मतलब उससे पहले मैं बीमार थी तो मुझे मेरी फाइट भी आ गई है, तो वो उस चीज़ से मैं बड़ी डिस्टर्ब थी कि यार शायद मैं अपना 100% ना दे पाऊँ, शायद मेरी मतलब इस कॉमनवेल्थ में मेरी परफॉर्मेंस ना अच्छी हो। तो इस ये टेंशन थी मुझे। मगर अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैं मतलब मेरी जो है एनर्जेटिक थी, सब कुछ ठीक हो गया। तो मैंने वो फाइट इस तरह खेली है कि जो रेफरी ने वो फाइट स्टॉप कर दी थी, जो मेरे ओपोनेंट थी उसकी सेफ्टी के लिए उसको मतलब वो फाइट स्टॉप हो गई थी, वो नॉकआउट किया था मैंने। और दूसरी फाइट मेरी न्यूजीलैंड के साथ थी। वो लड़की जो थी वो काफी मस्कुलर और जो है न्यूजीलैंड की है, तो वो उनका बिल्ड ही और है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनका लिटरली बिल्ड और है। हाँ जी बिल्कुल इस तरह था। और वो मेरे से लग भी बड़ी रही थी, तो वो इस चीज़ का मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा तो एक दफ़ा मैं प्रेशराइज हुई थी कि यार ये तो मतलब काफ़ी टफ लग रही है, और वो थी भी टफ। मैंने उसको अगर हराया तो मैंने उसको टेक्निकली हराया, स्कोरिंग करके पॉइंट्स कर। अगर मैं उसके साथ जो है मारधड़ करती तो शायद मैं ना जीत पाती। मैंने उससे स्कोरिंग की है और स्कोरिंग से मैं जीती हूँ। और जो 5 जज बैठे हुए थे उन सब ने मेरे हक में फैसला दिया और तब मैं जाके वो फाइट जीती हूँ। वाह, तो मतलब ये पूरी कैलकुलेशन भी देखा गया फातिमा, ये भी वहाँ पे चलती है। और आपने बोला ना कि आपने मार धाड़ से नहीं, आपने स्कोरिंग से जीती है, तो हम वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आगे का मुझे बता दें, आगे आप क्या करने जा रही हैं अभी? आगे जो है नेक्स्ट मेरा है एशियन गेम्स में मैं सिलेक्ट हुई हूँ, तो सितंबर में हमारी एशियन गेम्स है। तो मैं अपने बाकी इंटरव्यूज और शोज में भी कह चुकी हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे उससे पहले एशियन गेम्स में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है, वो ऐसे ओलंपिक लेवल का कंपटीशन है। तो उससे पहले जो है मुझे ट्रेनिंग अच्छे से ट्रेनिंग टूवर्स दें, इंटरनेशनल ट्रेनिंग टूवर्स दें, ताकि जो है मैं वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ और मेडल दोबारा पाकिस्तान के लिए लेके आ सकूँ। तो जो है
इंशाल्लाह मैं एशियन गेम्स में भी अपना 100% दूंगी। और नेक्स्ट जो है ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है, पाकिस्तान में अभी तक बॉक्सिंग में किसी लड़की ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया, तो मेरा फर्स्ट जो है एम यही है कि मैं ओलंपिक में क्वालिफाई करूँ और ओलंपिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। इंशाल्लाह यू विल। फातिमा ज़हरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, और अल्लाह करे कि आप ऐसे पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन रखें। नवीन, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नवीन, आप भी बता दीजिए कि आने वाले दिनों में आप क्या किए हैं? आने वाले दिनों में मदिया अभी बहुत सारी लाइनअप हुई हुई है, एग्जीबिशंस लाइनअप हुई हुई है, कुछ चैरिटी वर्क भी है जो मैंने करना है। और बस मेरी एक यही चीज़ होएगी कि पाकिस्तान का नाम हर तरीके से मैं रोशन करती रहूँ अपनी, बिल्कुल मेरी जितना भी काम कहीं कहीं भी जाता है, चाहे वो मिनिएचर पेंटिंग है, चाहे वो मेरी क्लोथ्स हैं, वो सारे बस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहें। इवन कि मैंने जो अभी भी पहना हुआ है वो भी आउटफिट मेरी यही इंस्पायर है। जी 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 जी। ओके, ज़बरदस्त है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आज के शो में आपने देखा कि हमारे पास कितनी पाकिस्तान की बेटियाँ भी थी, पाकिस्तान के ऑफ कोर्स बेटे भी थे, हमारे नौजवान नस्ल में बच्चियाँ जिस तरीके से आगे बढ़ चल रही हैं, तो उसमें ये जो आप देखने वाले पेरेंट्स हैं, आपका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान जो है उस मकाम पर पहुँचे जिस पर पहुँचने का पाकिस्तान का हक है, तो आपको अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को एम्पावर करना है। और जितनी भी मेरे साथ यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद थी, वो कभी इतनी एम्पावर्ड होती ही ना अगर उनके घर वाले, स्पेशली उनके वालिद, उनके घर के आदमी उनको सपोर्ट ना करते। सो कीप सपोर्टिंग योर डॉटर्स, और इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक हमेशा हमें देखे, हम ये देखें कि पाकिस्तान आने वाले हर साल में मज़ीद से मज़ीद तरक्की करे। शाद रहिए, आबाद रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।